नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाथम और जुनून एग्रो पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, इसमें जैसा कि आपको पता है क्लास 6 के हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है। हालांकि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो क्लास 6 में बच्चों को समझाने के लिए कि पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास का वातावरण कैसा क्या होता है, उसके बारे में बेसिक दिया हुआ है। तो इसमें कोई कंपटीशन का कोई ऐसा कोई विशेष क्वेश्चन तो इसमें बनने वाला नहीं है इस चैप्टर में से। खास तौर से मैंने पूरे चैप्टर को देख लिया और आप भी अपने हिसाब से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपटीशन के हिसाब से इसमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया है। पर्यावरण के बारे में दिया हुआ है, हमारे आसपास का वातावरण, पेड़ पौधे वगैरह इनके बारे में। ठीक है, तो ये सब पर्यावरण का हिस्से की अपन बात करें तो हमारे आसपास जो अगर घर भी जो रहने के स्थान हैं, ठीक है, जो भी नदियां हैं, तालाब हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, ये सब हमारे कहीं ना कहीं पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। पर्यावरण एक ऐसी जगह है जहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग निवास कर रहे हैं, आसपास का वातावरण देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा, पर्यावरण के बारे में अगर हम बात करें तो पर्यावरण का अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? पड़ोस, इसका अर्थ होता है। तो कहने का मतलब हमारे आसपास का वातावरण। तो इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, फिर भी मैंने सामने आपके इमेज दी है। बस केवल इसमें थोड़ा सा एक रवि के बारे में दिया है कि एक लड़का है रवि और वो स्कूल जा रहा है। उसने देखा कि स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो रही है, तो कई प्रकार के जो फ्लैट वगैरह बिल्डिंग्स बनेंगी, पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे, तो उसको बड़ा दुख हो रहा है, वो उस दुख को व्यतीत कर रहा है। ठीक है, शिक्षक से पूछा कि भाई पर्यावरण क्या है, तो शिक्षक ने बताया कि जो आप अपने आसपास देखते हैं तो वो आपका पर्यावरण है, जो आसपास का जो माहौल आपको दिखाई दे रहा है तो वो आपका पर्यावरण होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है पर्यावरण के बारे में, बस इनके बारे में बताया गया कि एक चार्ट दिया गया है। पर्यावरण के घटक हैं जिसमें वायुमंडल है, जलमंडल है। ठीक है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। तो इस तरीके से हमारा पूरा कहीं ना कहीं पर्यावरण जो, ठीक है, मानव निर्मित जो संसाधन हैं, चाहे वो पार्क हो, इमारतें हो, पुल हो, सड़क हो, ये मानव द्वारा निर्मित कुछ संसाधन दिए गए हैं, तो ये भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मानव से जुड़े हुए सारी चीज़, मानव से जुड़ा हुआ देश है, उसकी आर्थिक व्यवस्था है, वो समुदाय है, धर्म है, शैक्षणिक स्थल है, ये सब कहीं ना कहीं पर्यावरण के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, अजीवीय निर्जीव पदार्थों का भी संसार होता है, जैसे कि स्थल मंडल पर निर्जीव वस्तुएं। तो पर्यावरण ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, है ना, प्रकृति को पर्यावरण कहा जा सकता है। तो ये पर्यावरण की व्याख्या दी गई है और कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरा, पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट, और इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है, एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, दूसरा, इसी में अगर देखा जाए तो प्राकृतिक पर्यावरण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण कैसा होता है? जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे वगैरह ये सब जुड़े होते हैं। ठीक है, बेसिक है, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। मैं इसलिए आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि आपके मन में ये ना आए कि मैंने ये वाला चैप्टर आपका छोड़ दिया, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्थल मंडल वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि एवं मानव वस्तुओं के, भूमि, पशुओं को चरने के घास स्थल जो है प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से एक चार्ट दिया गया है। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं कहाँ से आता है, दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोग की सूची बनाएं कि हम किस तरीके से जल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। ठीक है, बाकी का इसमें अगर देखा जाए, आपका जल के क्षेत्र, जलमंडल हो गया, जलाशय से हमें जल प्राप्त हो जाता है। फिर इसमें लिखा हुआ है स्कूल जाते समय आसमान की ओर ध्यान देगा, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज़ धूप है। ये कुल मिला के ये सारी चीज़ें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ ज़्यादा इसमें विशेष नहीं है। दूसरा, परितंत्र। परितंत्र क्या होता है? बोला वह तंत्र होता है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा संबंधित है। तो परितंत्र की व्याख्या की गई है कि परितंत्र होता क्या है। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि परितंत्र क्या है, कि भाई रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। ठीक है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तो तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाली हीरे ने आश्चर्य से कहा कि हमारे यहाँ तो वर्षा होती नहीं है।
तो ये चीज़ हमने पहले से पढ़ी हुई है कि अलग अलग जलवायु, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु होती है, कहीं पर बारिश अधिक होती है तो कहीं पर बिल्कुल ही नहीं होती है। तो इस चीज़ को हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था, ठीक है। तो कुल मिला के पर्यावरण के बारे में है और बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो चूँकि आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में ये चीज़ आ जाएगी। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। काफ़ी बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब तो इतनी बार आ चुका है कि अब आने की उम्मीद भी नहीं है कि अब आएगा, ठीक है। दूसरा, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? वस्तु विनिमय प्रणाली वो होती है जब वस्तुओं की अदला बदली या व्यापार में जब वस्तुओं को आदान प्रदान किया जाता है, उसमें धन का उपयोग नहीं करते, उसको कहीं ना कहीं, विनिमय का मतलब वैसे भी एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज कर लेते हैं, वस्तुओं को बदल लेते हैं, उसमें धन का प्रयोग नहीं करते, तो उसको हम वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं और कुछ ज़्यादा विशेष नहीं दिखा मुझे इस चैप्टर में। बाकी का आप अपने हिसाब से, जो आपके पास मानवीय पर्यावरण होगा तो कैसा होगा, इस तरीके से आप इसको थोड़ा बहुत रीड कर लेंगे अपने स्तर पर। बस प्रश्न वगैरह आ गए, परितंत्र क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, स्थल मंडल क्या है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो स्वाभाविक है आप इसको बेसिक को बता पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला चैप्टर, जो कि क्लास 7th का ज्योग्राफी का, जो फर्स्ट पर्यावरण का है। अब आते हैं हम सेकंड चैप्टर पर, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जानकारी देगा और हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी देगा कि पृथ्वी है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, क्योंकि अभी तो हमने बाहरी आवरण को पढ़ा था, अब आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, बढ़ते हैं हम आगे जल्दी से। जो हमारा सेकंड नंबर का चैप्टर होगा, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, हमारी पृथ्वी के अंदर। अब जो हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, ये चीज़ को दर्शाया गया है। जैसा कि लिखा है, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। बिल्कुल सही है, हमारी पृथ्वी जो है एक गति कर रहा है, ठीक है, अपनी जगह पृथ्वी गति कर रही है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से मिलकर बनी है, कि पृथ्वी के अंदर ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिससे मिलकर बनी है? तो इस सेकंड चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें, यानी पृथ्वी के बारे में, जैसे भूपर्पटी है ना, आपका जो बोलते हैं क्रस्ट है ना, क्रोड है, जिसमें मेंटल है, जिन चीज़ों को आप पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से, ठीक है। क्रोड क्या होता है, इनके बारे में देखिए। सबसे पहले तो हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भाग क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी का आंतरिक भाग तो लिखा हुआ है, क्लियर है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है एक प्याज की तरह पृथ्वी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी हुई है। पहली बार तो एक के ऊपर एक परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, परपटी या भूपर्पटी या फिर क्रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट भी कहा जा सकता है या भूपर्पटी भी कहा जा सकता है, ठीक है, भूपर्पटी भी कहा जा सकता है। यह सबसे पहली परत होती है और यह महाद्वीपीय संहति में लगभग 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। तो कुल मिला के महाद्वीपीय सतह जो होगी ना, उसमें कितना भाग होगा? लगभग 35 किलोमीटर, इसको ध्यान रखना। और समुद्र की सतह तक देखेंगे तो लगभग 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीप संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम और खनिजों से बनी हुई है, ठीक है। तो सिलिका इसमें मिलता है, इसलिए इसे सियाल, इसको क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। यानी कि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम, भूपर्पटी में हमसे सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ मिलती है? हमें सिलिका और एल्यूमिनियम मिलता है, जिसको सियाल के नाम से जाना जाता है। लिखा हुआ है सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी हुई है। अगर ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि महासागर की जो परपटी है, यानी महासागर की जो परत है, तो जल के नीचे वो काय की बनी है? तो वो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है। ये जरूर याद रखना, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें इसलिए इसे सिमे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमा, सीमा, SIMA बोलते हैं, सॉरी, इसको जी इस्तेमाल नहीं होगा इसमें, इसको क्या बोलते हैं? सीमा भी बोल सकते हैं। और इस परत को कहीं ना कहीं मेंटल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेंटल, मेंटल शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। तो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सिमे यानी सिलिका तथा मैग्नीशियम भी कहा जाता है। सीमा शब्द से बोल सकते अपन कि सीमा, इसको, इस परत को क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका कौन सा? क्रस्ट पहले नंबर का, और दूसरे नंबर का जो है वो कौन सा हो गया? मेंटल, ठीक है। और तीसरे नंबर का क्रोड हो जाएगा। क्रोड अभी अपन पढ़ेंगे आगे जाके,
क्रोड आप पढ़ लेंगे। ये 3 प्रकार के अभी आगे ये 3 परतें होंगी जो अब जैसे हम भूमि के नीचे जाएंगे तो सबसे पहले भूपर्पटी मिलेगा, भूपर्पटी के बाद में मेंटल मिलेगा, भूपर्पटी में सबसे ज्यादा हमें क्या मिलेगा, भूपर्पटी के अंदर सबसे ज्यादा हमें सिलिका और मैग्नीशियम यानी कि हमें सिलिका मिलेगा और एल्यूमिनियम मिलेगा। सॉरी, भूपर्पटी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, तो एल्यूमिनियम। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा जो पाई जाती है यानी कि जो मेटल है, सबसे ज्यादा मेटल पाई जाती है, मैक्सिमम मेटल जो है खासतौर से हमारी क्रस्ट में, तो वो होगा आपका एल्यूमिनियम। और अगर बोलता है कि भूपर्पटी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट क्या है यानी तत्व क्या है, तो वो होगा आपका ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद में जो तीसरी परत होगी जैसे क्रोड वाली, तो उसको अपन बोलेंगे एक उसको बोलेंगे नाइफ, जिसमें निकिल और फेरस मिलेगा। क्या मिलेगा, निकिल और फेरस। यानी कि जो हमारी पृथ्वी की जो गहराई है, बिल्कुल हम तीसरे नंबर की परत में जब प्रवेश करते हैं तो हमें फेरस मिलता है। फेरस का मतलब यानी लोहा मिलेगा। तो जमीन की ऊपरी परत आएगी तो उसमें तो हमें केवल एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम मिलेगा। उससे और नीचे जाएंगे तो सिलिका और मैग्नीशियम मिल जाएगा। उससे और जाएंगे तो हमें निकिल भी मिलेगा और फेरस भी मिलेगा। फेरस का मतलब आयरन होता है यानी कि लोहा होता है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट अच्छे थे, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। अब देखिए इस तरीके से आपके सामने पृथ्वी है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसको अपन ने क्या बोल दिया, परपटी है, भूपर्पटी है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर सतह में अपन और जाते हैं अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो भाग होगा यानी स्थल मंडल, इसमें एक मेंटल होगा। ठीक है, क्रोड मेंटल होगा जिसमें सीमा, सिलिका, मैग्नीशियम, बाहरी क्रोड होगा। ठीक है, बाहरी क्रोड होगा और आंतरिक क्रोड होगा। यानी इस तरीके से अपन अंदर की ओर जा रहे हैं। स्थल मंडल है, स्थल मंडल से और गए तो हमें मेंटल मिल गया। भूपर्पटी, भूपर्पटी के बाद में वो क्रस्ट है, क्रस्ट है तो मेंटल है, मेंटल के अंदर आ गए हम जो क्रोड है, यानी आंतरिक क्रोड बोले या बाहरी क्रोड बोले, ये आंतरिक क्रोड हो जाएगा। तो ये 3 परतों को आप याद रखेंगे। यहाँ पर बिल्कुल जब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो इस चीज को इंडिकेट किया गया है। नीचे लिखा हुआ है पृथ्वी की आंतरिक भाग। क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है कहीं ना कहीं देखा जाए तो भूपर्पटी, भूपर्पटी से ही हम अंदर की ओर जाएंगे, यानी क्रस्ट से हम अंदर की ओर जाएंगे तो मेंटल मिलेगा। और क्रस्ट में हमें क्या चीज मिलेगी, भूपर्पटी यानी क्रस्ट में हमें क्या मिलेगा, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, सियाल, फिर सीमा, फिर नाइफ, निकिल और फेरस। निकिल फेरस यहाँ केंद्र में मिलता है। ठीक है, यानी क्रोड वाला जो भाग है वहां पर हमें निकिल या फेरस मिलेगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। भूपर्पटी के ठीक नीचे, भूपर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जिसमें सिलिका, मैग्नीशियम मिलेगा। 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। कितने किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर, 2900, यानी कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। और इसकी सबसे आंतरिक परत जो होती है वो कौन सी होती है बेटा, क्रोड होती है। जैसा कि अभी हमने इमेज में देखा था, उसको क्रोड बोलते हैं। तो इस तरीके से महाद्वीपीय परत होती है और एक महासागरीय परपटी होती है। तो महाद्वीपीय परपटी क्या होगी, जैसे कोई महाद्वीप है ना, पहाड़ वगैरह है, तो उसकी आंतरिक परत हो गई कि भैया ये महाद्वीप है, महाद्वीप के नीचे गए हम तो आंतरिक परत हो गई। इसी तरीके से महासागर है, तो महासागर यानी जहां पर जल है, तो जल भी होगा तो जल के नीचे कहीं तो स्थल मिलेगा, हमें स्थल मंडल मिलेगा। तो जैसे ये पानी की गहराई में जाएंगे, समुद्र की सतह पे जाएंगे, तो समुद्र की सतह वाला भाग होगा तो वो क्या होगा, महासागरीय परपटी होगा। और परपटी यानी भूपर्पटी यानी कि वो क्रस्ट अपन बोलते ही हैं। तो कहने का मतलब ये 2 प्रकार की महाद्वीपीय परपटी होती है, जहां तक हम महाद्वीपीय परपटी का ही व्याख्यान कर रहे हैं, और इधर महासागरीय परपटी हो गई। तो इमेज के हिसाब से बस केवल इस चीज को इंडिकेट किया गया है, ये आपके महाद्वीप हो गए, उसके नीचे जो पूरा हिस्सा है इसको महाद्वीपीय परपटी बोल दिया, ये महासागर हो गए, महासागर के नीचे वाला भाग है तो महासागरीय परपटी हो गया। ठीक है, तो भूपर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। यानी मेंटल कितने किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। 2900 किलोमीटर के बाद में जाएंगे ना तो आपको क्रोड मिलेगा, क्रोड जिसमें हमें नाइफ मिलेगा, निकिल और फेरस मिलेगा। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छा फैक्ट है कि भाई क्या आप जानते हैं, भैया क्या जानते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, इसमें विश्व की सबसे गहरी खान लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, विश्व की सबसे गहरी खान कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में। विश्व की सबसे गहरी खान कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है।
और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर लगभग 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा, तब जाके आप पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। मतलब एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। विश्व की सबसे गहरी खान है दक्षिण अफ्रीका में और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर ही देख लो आप, जो 4 किलोमीटर की जो दूरी है वही सबसे गहरी खान की है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गहराई तक कहीं ना कहीं पृथ्वी का वो मतलब जो है लिखा हुआ है केंद्र तक पहुंचना है, तो उसमें भी 6000 किलोमीटर तक आपको पहुंचना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि इसमें तेल की खोज में भी इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं, यानी 6 किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं तेल की गहराई के लिए। दूसरा, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है कि वहां पर नहीं पहुंचेंगे, आपको समुद्र सतह पर लगभग 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। तो ये बेसिक, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, मतलब भूपरपटी वाला जो भाग है पृथ्वी का लगभग 1% हिस्सा ही है। 84% मेंटल है और लगभग 15% हिस्सा क्रोड है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बढ़िया अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। भूपरपटी का भाग लगभग कितना है, 1% के लगभग है, जबकि 84% यानी 84% जो है वो क्या है, मेंटल। और मेंटल में हमें क्या चीज मिलेगी, मेंटल में मिलेगी सीमा, यानी कि हमें ऐसी सिलिका और मैग्नीशियम अपन याद रखेंगे, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम अपन को मिलेगा। और 15% हिस्सा क्रोड है, 15% हिस्सा क्रोड है, तो इसमें मिलेगा अपन को कहीं ना कहीं नाइफ, यानी कि हमें निकिल मिलेगा और फेरस मिलेगा, यानी आयरन मिलेगा। तो ये जो प्रतिशत दिया है कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि पृथ्वी में भूपरपटी है वो कितने प्रतिशत है, 1% मानेंगे पृथ्वी की परत में। दूसरा, अगर वो बोलता है कि जो आपका मेंटल है वो कितना, तो बोले 84% है, यानी कि 84% है। और अगर वो बोलता है क्रोड कितना प्रतिशत है, तो लगभग 15% है। ये पेपर में आने लायक चीजें हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी होगी, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो कितनी है, 6371 किलोमीटर के लगभग है। तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस आपको पता ही है कि ये एक वृत्त है, वृत्त का ये एक केंद्र है, तो ये वाला जो भाग है ये पृथ्वी का मान लो केंद्र से ये वाला जो भाग है, तो ये वाला भाग कितना बताया उन्होंने, लगभग 6371, ठीक है, 6371 यानी कि 6371। समझ में आ रहा है ना। तो अब त्रिज्या इतनी होगी तो व्यास कितना हो गया, जस्ट डबल कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो स्वाभाविक है आपको समझ में आ रहा है कि इसका व्यास कितना होना चाहिए, है ना, इसका कितना व्यास होना चाहिए। तो कुल मिला के 12600, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो 600 हो जाए 12, यानी कि ये 6000 है, यानी 12600 से ऊपर पहुंचेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी त्रिज्या लगभग 6000 याद रखो और उसका जो व्यास है लगभग 12000 याद रख लो मैक्सिमम में। एक्चुअल आपको याद करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये परसेंटेज जरूर एक्चुअल याद करना पड़ेंगे, क्योंकि इसमें भी परसेंटेज कम ज्यादा करके वो पूछा जा सकता है। तो ये हमारी पृथ्वी की परत हो गई। चूंकि इसमें लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका में कोई गहरी खान है, हालांकि दक्षिण अफ्रीका के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि जो दक्षिण अफ्रीका है इसमें सोने की खान है, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और एक उत्तर अमेरिका में भी सोने की खान है, उत्तर अमेरिका में होमस्टिक खान आपने सुना होगा, ठीक है, होमस्टिक खान आपने सुना होगा, होमस्टिक खान है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में है, और जो कहीं ना कहीं एक हीरे की खान अपन बोल सकते हैं। और हीरे की खान जो है कुलीनान, कौन सी खान है हीरे की, कुलीनान। कुलीनान जो है वो हीरे की खान है, जो कहां पर है, विश्व पर सबसे बड़ा जो हीरे की खान कुलीनान, ठीक है, कहां पर है, अफ्रीका के अंदर है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ही, तो इसमें आपको और भी जानकारी मिलेगी। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कुलीनान जो है हीरे की खान है। दूसरा, इसमें एक जोहान्सबर्ग है अफ्रीका में, ठीक है, जोहान्सबर्ग। ये सब क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण। जोहान्सबर्ग जो है वो सोने की खान है, ठीक है, सोने की खान है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग सोने के लिए फेमस है। और जो कुलीनान है, तो कुलीनान की अपन बात करें तो हीरे की खान है, ठीक है, इसको भी आप याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, यानी कि ये कहीं ना कहीं देखा जाए
तो जो चट्टाने होती हैं आपने सुना होगा आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने और कायांतरित चट्टाने, ठीक है। तो जैसा कि लिखा हुआ है इग्नियस, लेटिन शब्द इग्नियस है जिसका अर्थ है अग्नि, यानी कि इसको हिंदी में आप बोलते हैं आग्नेय चट्टाने, ठीक है। और आपको पता है कि आग्नेय चट्टानें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सोना, चांदी, तांबा जो महत्वपूर्ण धातुएं होती हैं ना, वो आग्नेय चट्टानों से ही मिलती हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो है ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से बनती है। जो ज्वालामुखी होता है, जो वॉल्केनो होता है, उसमें से जो लार्वा निकलता है, वो लावा जो है उसके ठंडे होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टानों में ही हमें महत्वपूर्ण धातुएं मिलती हैं। सोना, चांदी, तांबा जो महत्वपूर्ण धातुएं वो हमें आग्नेय चट्टानों में से ही प्राप्त होती हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री है, लैटिन शब्द है सेडिमेंटम, जिसका अर्थ है स्थिर, जिसका अर्थ है स्थिर, यानी कि अवसादी चट्टानें अपन बोल सकते हैं। अवसादी चट्टानों से बेटा हमें कोयला और चूना है, कोयला जी अपने अवसादी चट्टानों से मिल जाता है। बलुआ पत्थर, कोयला है, बलुआ पत्थर है, चूना है, चिकनी मिट्टी है, ये सब मतलब कहीं ना अवसादी चट्टान है। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, यानी कि इसके लिए अपन एक शब्द इस्तेमाल करते हैं रूपांतरित चट्टानें। कौन सी चट्टानें? रूपांतरित, या फिर कायांतरित चट्टानें बोलते हैं वैसे उसको, ठीक है। कायांतरित का मतलब उनकी काया बदल गई, उनका रूप बदल गया। तो सबसे पहले नंबर की आग्नेय चट्टानें, फिर अवसादी चट्टानें, फिर आपका कायांतरित चट्टानें। ये तीन प्रकार की चट्टानें होंगी, जिसे इग्नियस बोला जाएगा। इग्नियस यानी उसको आग्नेय बनाया, अग्नि से बना, अग्नि, इग्नियस, अग्नि, अग्नि, है ना। और सेडिमेंटी का मतलब क्या है? वो थोड़ा सा स्थिर। और मेटामॉर्फिक है, और मेटामॉर्फिक यानी कि जो कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें जो अपना रूप बदल दें, ठीक है। तो अभी कैसे कैसे क्या रूप बदले जाते हैं उसके बारे में भी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखो एक ही बार में सारी चीजें मैं आपको नहीं बता दूंगा, हर एक चीज की अलग अलग व्याख्या है, लेकिन थोड़ा बेसिक से अपन बोलते हैं 0 to हीरो वाले पैटर्न पे चल रहे हैं, यानी बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे अपन अपना एक लेवल बढ़ जाएगा। या अभी 7th में आ गए, फिर 8th में जाओगे तो और अच्छा लेवल होगा, 9th में जाओगे तो और अच्छा लेवल होगा। तो कहने का मतलब धीरे 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 लेवल बढ़ता जाएगा और आपको इसके बारे में और डीप जानकारियां मिलती जाएंगी, ठीक है। जैसे इसमें कहीं ना कहीं ग्रेनाइट आपने सुना होगा, बेसाल्ट नाम सुना होगा। तो आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? इसी में आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट आ जाता है। आपने ग्रेनाइट पत्थर सुना होगा, ग्रेनाइट बहुत अच्छा पत्थर होता है, ठीक है। आपने बेसाल्ट सुना होगा, बेसाल्ट चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं वो आग्नेय चट्टानों के अंदर ही आती हैं। और आग्नेय चट्टानों से हमें कहीं ना कहीं सोना, चांदी, तांबा मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अवसादी चट्टानों में मैंने आपको बताया कि भैया इसमें कोयला मिल जाएगा, इसमें आपको बलुआ पत्थर मिल जाएगा, और इसमें आपको चूना, है ना, चूना, चिकनी मिट्टी वगैरह, ये अवसादी चट्टानों मिल जाएगा। कायांतरित चट्टानें अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनती हैं, ठीक है। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बने उसको क्या बोलेंगे हम? कायांतरित चट्टानें बोलेंगे। स्लेट है, सिस्ट है, अभी आगे जाके अपन पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक का क्लियर हुआ होगा। अब लिखा हुआ है बेटा जीवाश्म। आपने सुना होगा जीवांश या जीवाश्म। तो जीवाश्म क्या होता है? बोले सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, कौन सा शब्द होता है? फॉसिल शब्द इस्तेमाल होता है। फॉसिल, फॉसिल का मतलब क्या होता है? फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, ठीक है। तो जो फॉसिल शब्द है यानी कि जीवाश्म, जीवाश्म होते क्या हैं? जीवाश्म मतलब जीवों के अंश होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, इनके जो अवशेष हैं वो उनको हम जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये जीवाश्म चट्टानें भी अपन पढ़ेंगे, जीवाश्म जो होते हैं, ठीक है। इससे हमें कहीं ना कहीं ये जो जीवाश्म के द्वारा जो निर्माण होता है एक परत का, इसी से ही हमें कहीं ना कहीं खनिज तेल वगैरह प्राप्त होता है, ठीक है। खनिज तेल वगैरह प्राप्त होता है। और ये जहां तक है अवसादी चट्टानों के अंतर्गत ही आती हैं। जीवाश्म चट्टानें जो है वो अवसादी चट्टानों में ही आती है, और अवसादी चट्टानों से ही हमें कहीं ना कहीं खनिज तेल वगैरह भी प्राप्त होता है। तो वो कौन सी? जीवाश्म वाली जो चट्टानें होती हैं, जीवाश्म चट्टानें भी कहते हैं अवसादी चट्टानों को, ठीक है। तो इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। यहां तक का मैंने आपको बताया। जो भी चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूं उनको आप जरूर नोट कर लें बाद में, ठीक है। वीडियो को पॉज कर देंगे,
देखते देखते जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज दिखी उसको पॉज कर दो वीडियो को, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन आप उसको पॉज करके नोट कर लो फिर आगे का, ठीक है। क्योंकि मेरे को भी अब मैं लिख दूंगा फिर मैं आधा घंटे तक मतलब आपको फिर रुक जाऊंगा, फिर आप नोट करेंगे तो मेरे को पता नहीं आपको कितना समय, किसी को कम समय लगता है, किसी को ज्यादा समय लगता है। तो उसका तरीका केवल यही बढ़िया है कि आपको जो वीडियो मिल गया आप इसमें बिल्कुल इसको स्टॉप करो, स्टॉप करके नोट कर लो या क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई सर ने, तो जो अच्छा लगा आप आगे पीछे करके उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। बाकी का किताबों में सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन फिर भी जो आपको बताया जा रहा है उसको आप पढ़ें। बोले हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? ये पॉइंट अभी हमने पढ़ लिया था शुरुआत में ही, ठीक है। अब देखें जैसे कि सेल एवं खनिज है हमारी पृथ्वी के अंदर, सेल एवं खनिज है। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है और पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। क्या कहा जाता है उसके लिए? शैल कहा जाता है। खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड, पिंड का मतलब एक वस्तु हो गई, कोई भी एक पत्थर का टुकड़ा मान लो आप, तो खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के रंग एवं आकार का सेल हो सकता है। फिर लिखा हुआ है मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के, अभी अपन ऊपर पढ़ा था, आग्नेय, जो मैं पहले ही समझा चुका हूं आपको, आग्नेय चट्टाने यानी कि इग्नियस, ठीक है, सेल। सेकंड नंबर पे आता है अवसादी चट्टाने, सेडिमेंट्री। थर्ड नंबर पे आता है आपका कायंत्री चट्टाने, मेटामॉर्फिक, ठीक है, मेटामॉर्फिक सेल जो होती हैं। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। क्या लिखा हुआ है कि द्रवित मैग्मा, मैग्मा जो होता है ना ज्वालामुखी का जो लार्वा होता है उसको मैग्मा कहते हैं। द्रवित मैग्मा यानी लिक्विड मैग्मा जो होता है वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है। तो वोल्केनो जो है ज्वालामुखी में से लार्वा निकला और वो निकल के ठंडा हो गया। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं, जी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसका सिंपल तरीका है याद करने का, जिसे आग ने बनाया हो, इसके लिए अपन क्या शब्द याद कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में, जिसे आग ने बनाया हो। लिखा तो आग नहीं है, सही है, पर अपन उसको गलत, थोड़ी सी गलत बोलेंगे, और गलत बोलेंगे तो अपन को याद होगा, जिसे आग ने बनाया हो। और आग ने बनाया होगा, आपको देखा कि ज्वालामुखी में से जो उद्गार होता है, ज्वालामुखी से ऐसे लार्वा निकलता है, तो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है यार ये क्या है, ये लार्वा निकल रहा है, ठीक है, ज्वालामुखी में से, जिसे आग ने बनाया हो। फिर लिखा हुआ है इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं, प्राइमरी सेल, ठीक है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी सेल होती हैं और बहिर्भेदी सेल होती हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना कि जो आग्नेय सेल होती हैं वो भी 2 प्रकार की बताई गई हैं, एक अंतर्भेदी होती है और एक बहिर्भेदी सेल होती है। क्या आप जानते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है। जो लाल द्रव दिखाई देता है हमें ज्वालामुखी से निकलता हुआ, उसको हम कहीं ना कहीं एक लावा ही बोलते हैं, मैग्मा, लावा जो भी है, ठीक है। अब देखें हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है और पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, ठीक है, तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। भूपर्पटी पर इस प्रकार से बने सेल, भूपर्पटी पर जो इस प्रकार से जो सेल बनते हैं उन्हें बहिर्वेदी या आग्नेय सेल कहते हैं। अब समझ लो, इसमें 2 प्रकार का तो बताया था कि भैया 2 प्रकार के, एक होगा आंतरिक, एक होगा बाहरी, ठीक है। तो चूंकि लिखा हुआ है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार के बने सेल को क्या बोलेंगे? बहिर्भेदी, क्योंकि बाहर आके बनाए जाए, ठीक है, आग्नेय सेल। और इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, मैंने अभी आपको बताया था, बेसाल्ट शब्द बताया था कि बेसाल्ट चट्टान कैसी होगी? आग्नेय चट्टान होगी, ठीक है, बेसाल्ट है। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है। यानी अगर ये क्वेश्चन बनता है कि दक्कन का पठार किन सेलों से बना है, आप बता सकते हैं कि आग्नेय चट्टानों से बना है कि अवसादी से बना है, तो अपन बता सकते हैं कि दक्कन का जो पठार है वो किससे बना हुआ है? बेसाल्ट सेलों से बना हुआ है, ठीक है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल पाता, गहराई में ही ठंडा हो जाता है, इसके उसको अंतर्भेदी बोल देते हैं, ठीक है। इस प्रकार के बने ठोस को
अंतर्भेदी आग्नेय सेल बोल सकते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेते हैं और ग्रेनाइट ऐसे ही, जो ग्रेनाइट होते हैं ना, ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। ठीक है, तो अपन इसको भी कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं कि जो ग्रेनाइट है वो कौन सा, बहिर्वेदी है, अंतर्वेदी है? तो अंतर्वेदी के अंतर्गत आता है आपका ग्रेनाइट। ठीक है, तो ग्रेनाइट ऐसे ही, क्योंकि बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, हालांकि ये दोनों नाम मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेसाल्ट है ये बहिर्वेदी और ये अंतर्वेदी, इस तरीके से थोड़ा सा इसमें भी अगर आप डीप ध्यान रखोगे तो ये इन दोनों में भी डीप आपको जानकारी मिल रही है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। ठीक है, लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। ग्रेनाइट का पत्थर वगैरह भी आता है। तो कुल मिला के ये कोई लाइन इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें जो चीजें मैंने आपको बताई, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, इनके कुछ उदाहरण, ये सारी चीजें आपके पेपर में आने लायक क्वेश्चन हैं, खासतौर से ज्योग्राफी वाले पोर्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए, सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं और ये अवसाद दबकर कठोर सेल की परत बना लेते हैं। इन सेलों को बोलते हैं बेटा अवसादी सेल। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं अपन को दिख रहा है एक क्रम चला आ रहा है। यानी शुरुआती दौर पे हमने देखा कि भैया लार्वा निकला, लार्वा में से जो ठंडा हुआ उसको अपन ने बोल दिया। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर सेल लुढ़क कर, चटक कर, जो पत्थर बने हुए हैं उनसे टूट टूट के, टुकड़े गिर गिर के, है ना, तो पत्थर टुकड़े टुकड़े होके छोटे छोटे कणों में वो अवसाद कहते हैं। यही अवसाद कहीं हवा के द्वारा, कहीं जल के द्वारा, ठीक है, हवा के द्वारा, जल के द्वारा, ठीक है, इनका निर्माण होता है और एक जगह पहुंचकर जमा हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो हवा के द्वारा तेजी से मतलब आगे लुढ़क के चले गए। कुछ ऐसा हुआ जल के द्वारा, नदी के जल के द्वारा बहाकर ले गए। बारिश के समय में वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए और फिर एक जगह जम गए, ठोस हो गए, तो उनको अपन एक तरीके से अवसादी चट्टानें कह सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो बेटा, बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं उनके जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो मैंने ये दोनों चीजें आपको बता दी थी, कोयला है, बलुआ पत्थर है, चूना है, ये सब किसके उदाहरण है? ये सब उदाहरण है अवसादी चट्टानों के। ठीक है, ये सब उदाहरण है अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं कभी इन सेलों पर जीवाश्म भी हो सकते थे। तो जीवाश्म, ये जो जीवाश्म होते हैं इन्हीं से, जीवांश से ही हमें पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, जीवांश से ही हमें पेट्रोलियम मिलता है। अगर आपसे बोले कि कौन सी चट्टानों से हमें पेट्रोलियम मिलेगा, तो हमें पेट्रोलियम मिलेगा अवसादी चट्टानों से, क्योंकि ये अवसादी चट्टानों में जीवाश्म है, तो जीवांश है, तो उनसे हमें पेट्रोलियम मिलेगा। ठीक है, हालांकि मैं पेट्रोल के बारे में आपको बता दूं कि जो समुद्र होता है, समुद्र की गहराई में पेट्रोल, जो खनिज तेल के जो कहीं ना कहीं संयंत्र लगे होते हैं वो समुद्र में लगे होते हैं, समुद्र की गहराई में लगे होते हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। जब पृथ्वी की जीवन की शुरुआत हुई तो काफी सारे जीव जंतु, सबसे पहले समुद्र में ही जीव जंतुओं का उद्भव हुआ था। तो समुद्र में जीव जंतु का उद्भव हुआ तो एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी में कुछ ऐसी कंडीशन बनी, कुछ ऐसा माहौल बना जिससे कि जो जितने भी जीव जंतु थे समुद्र के, वो सब के सब नष्ट हो गए, अपने आप सब मर गए और सब विलुप्त हो, सब नष्ट हो गए, मर गए। जलवायु में परिवर्तन हुआ और यहां तक कि आपको पता है डायनासोर भी विलुप्त हो गए। तो डायनासोर, एक कंडीशन यही थी कि जरूरत से ज्यादा बड़ी कोई चीज हो वो भी खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए। तो कहने का मतलब इसमें जो समुद्र तल के अंदर, समुद्र में जो भी जीव जंतु थे वो सब मर गए और वो समुद्र के तल में बैठ गए। धीरे 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 परत बनती गई और एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ये धीरे धीरे उस चीज में, उस खनिज तेल में ये बदलते चले गए। और कर्नल ड्रैग ने, पेंसिल्वेनिया है शायद, पेंसिल्वेनिया में कर्नल ड्रैग ने सबसे पहले ये खनिज तेल की खोज की थी। हमारे यहाँ अगर देखा जाए असम का माकूम जो है बहुत फेमस है, खासतौर से खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए। डिगबोई असम का बहुत फेमस है, डिगबोई है, माकूम है,
नाहर काटिया है, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये समुद्र की तल, समुद्र की गहराई में जो जीवांश थे, यानी जो जीव जंतु थे जो गहराई में तलहट में बैठे हुए थे, वहां से हमें पेट्रोलियम प्राप्त हुआ। ठीक, अब देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। बोले इनमें परिवर्तन किसके कारण होता है? बोले तापमान में परिवर्तन के कारण, उच्च दाब के कारण जब इसमें परिवर्तन होता है तो उसको अपन बोल देते हैं कायांतरित चट्टानें। ठीक है, और उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट में, चूना पत्थर, संगमरमर। सबसे अच्छा उदाहरण है ये जो चूना पत्थर है, यानी वो किसमें, मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, तो चूना पत्थर का ही रूपांतरित रूप है संगमरमर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जैसे चिकनी मिट्टी है वो स्लेट में परिवर्तित हो गई, स्लेट जो है सिस्ट में परिवर्तन हो गई। ठीक है, तो सिस्ट है फाइलाइट्स में परिवर्तित हो गई। तो इस तरीके से ये रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। उच्च ताप एवं दाब के कारण इनमें जो परिवर्तन होता है तो उसको कायांतरित बोलते हैं। चूना पत्थर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, संगमरमर में, यानी कि जो संगमरमर जो मार्बल जो हमें दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं चूना पत्थर का ही रूपांतरित होता है, यानी रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये कायांतरित सेल में परिवर्तन अवसादी, हालांकि इमेज को देख कर अपन को इतना कुछ विशेष समझ में नहीं आएगा क्या बदल रहा है क्या है, लेकिन ये कायांतरित चट्टानें आप समझ सकते हो, क्योंकि सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर, ठीक है, सड़क में घर एवं इमारतें बनाने के लिए किया जाता है, और आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिविडी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी आदि। मतलब आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछकर अन्य खेलों की जानकारी ले सकते हैं ना, पत्थर के टुकड़ों से कुछ ना कुछ खेलना। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अब तो ये सारी चीजें आउटडोर गेम्स थी, अब धीरे धीरे ये भी विलुप्त हो गए हैं। अब तो बच्चे खेल रहे ही नहीं आते, अब तो मोबाइल गेम्स में ज़्यादा उनका फोकस रहता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें भी कहीं ना कहीं कठोर सेलों का उपयोग, मतलब ये पत्थरों का टुकड़े जो थे छोटे छोटे, उनका बचपन में उपयोग करते थे। तो सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चूंकि लिखा हुआ है कि ये जो लाल किला है, ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था, ये तो सबको ही पता है। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, लाल किले का जो निर्माण किया गया है कौन से पत्थर से किया गया है, बलुआ पत्थर से। तो जो ये भी एक जानकारी वाली बात है कि लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो लाल बलुआ पत्थर से लाल किले का निर्माण हुआ है। और ताजमहल का निर्माण हुआ बेटा संगमरमर से। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि संगमरमर से, इसमें नई बात क्या है। ताजमहल में जो संगमरमर आई थी वो राजस्थान की एक मकराना खदान है। ठीक है, राजस्थान की मकराना खदान है, वहां से ये मार्बल को मंगाया गया था। हालांकि मार्बल जो है हमारी एमपी के अंदर जबलपुर में मार्बल बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, और सबसे ज़्यादा जो मार्बल मिलता है वो हमारे जबलपुर में मिलता है। और जबलपुर में नर्मदा नदी भेड़ाघाट नामक जलप्रपात बनाती, तो धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो संगमरमर की चट्टानों के बीच नर्मदा नदी बहती है, इतना तो आपको वैसे भी जानकारी होगा। कहने का मतलब यह है, लेकिन इस ताजमहल के अंदर जो मार्बल लगा हुआ है वो राजस्थान की मकराना खदान से लाए गए थे। ताजमहल का निर्माण जो है 1632 में हुआ था और 1654 में जाके कंप्लीट हुआ था, यानी लगभग इसको 22 वर्ष लगे थे ताजमहल को बनने में। ठीक है, 1632 1632 में, और 1632 से 1654 में जाके ये कंप्लीट हुआ था। इसके वास्तुकार ईशा खां का नाम आता है, अहमद लाहौरी का नाम आता है। तो निर्माण करता है अहमद लाहौरी, वास्तुकार ईशा खां, ये 2 व्यक्तियों के नाम जुड़े हुए हैं किससे, ताजमहल से। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप इसको जरूर ध्यान रखें अपने स्तर पर। तो लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किसमें हुआ, बलुआ पत्थर का इस्तेमाल जो हुआ है वो कहीं ना कहीं ताजमहल लाल किले में किया गया है। ये बलुआ पत्थर जो है ना, जल के द्वारा निर्मित, जो जल के द्वारा बहाए गए जो कण होते हैं उनका इकट्ठा करके वो एक जगह जम जाते हैं। तो वहाँ पर बोलते हैं कि जल के द्वारा बहाकर ले जाए गए जो ढेरों से जो जिन पत्थर का निर्माण हो गया, तो उसको अपन बलुआ पत्थर बोलते हैं, जल के द्वारा जिसका निर्माण किया गया। ठीक है, अभी अपन पवन के द्वारा, लोयस का पठार होता है, लोयस का पठार है जो पवन के द्वारा बनाया गया है, पवनों के द्वारा यानी वायु के द्वारा, लोयस का पठार बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक का आप क्लियर करेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में, ठीक है, चलो और क्लियर कर देता हूं, और क्लियर कर देता हूं इसको। देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। जो आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर स्थानांतरित हो जाते हैं, वो अवसादी सेल का निर्माण करते हैं, ठीक है। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाए। ये सारी चीजें अभी आपने पहले से ही पढ़ रखी हैं, अभी अभी आप पढ़ के इसको फ्री हुए हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं अभी, ठीक है। मैग्मा बन जाती है और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाए। इस तरीके से एक इमेज दिख रही है आपको कि ये पूरी प्रोसेस है। इसमें जैसे मैग्मा है, ज्वालामुखी से में लावा निकला, ठीक है, ज्वालामुखी से लावा निकला तो वो आग्नेय चट्टान में कन्वर्ट हो गया। आग्नेय चट्टान से जो आग्नेय चट्टानें टूट टूट के गिरेंगी तो तलछट में, और फिर आगे जाके ये अवसादी चट्टानों में बदलेंगी। किस में बदलेंगी? अवसादी चट्टानों बदलेंगी। फिर अवसादी चट्टानों से फिर धीरे 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 ये कायांतरित चट्टानों में, यानी कि अवसादी चट्टानों का रूपांतरण क्या होता है? तापमान में वृद्धि के कारण, तापमान में बदलाव के कारण या दाब के कारण इनमें जो परिवर्तन होता है उससे कायांतरित चट्टानें बनती हैं, ठीक है। इस तरीके से इस इमेज में ये सारी चीजों को दर्शाया गया है कि मैग्मा होगा, ज्वालामुखी होगा, ज्वालामुखी में से मैग्मा निकलेगा, मैग्मा से फिर वो आग्नेय में कन्वर्ट होगा, आग्नेय से फिर वो छोटे छोटे टूट टूट के इकट्ठा होगा, फिर ठोस हो जाएगा, तो उसको अपन बोलेंगे कि भैया अवसादी हो गया, और अवसादी से फिर वो कायांतरित में कन्वर्ट हो जाएगा। और कायांतरित चट्टानें जो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि जो चूना है, चूने का जो कन्वर्ट करेंगे, चूने से आगे की जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, चूने से मार्बल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजों को याद रखेंगे। और सोना, चांदी, तांबा जो महत्वपूर्ण धातुएं रहती हैं तो वो हमें किससे प्राप्त होती हैं बेटा? वो प्राप्त होती हैं हमें आग्नेय चट्टानों से, ठीक है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनका एक निश्चित भौतिक, ठीक है, निश्चित या भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, ठीक है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है ना, जो मिनरल्स होते हैं खनिज का अपन उपयोग करते हैं। इनका उपयोग उद्योगों में, औषधि, उर्वरक में, जैसे कि लोहा है और एल्यूमिनियम है आपका, ठीक है, सोना है, ठीक है, यूरेनियम आदि, इनका उपयोग किया जाता है। तो इनका हम कहीं ना कहीं उद्योगों में, है ना, उद्योगों में इनका उपयोग कर लेते हैं, औषधि के निर्माण में, उर्वरक के निर्माण में, तो इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। सेल किससे? विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और इनका एक निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है, एक रासायनिक मिश्रण होता है, एक कंटेंट रहता है, जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में रसायन विज्ञान में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर इन चीजों को समझते हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, तो इनका उपयोग हम किसके रूप में कर लेते हैं? ईंधन के रूप में कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है, कि भाई जो आपने अभी पढ़ा हुआ है, जैसा कि लिखा हुआ है कि पृथ्वी की 3 परतें बताओ, सेल क्या होते हैं, 3 प्रकार की सेलों के नाम लिखो, बहिर्वेदी अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है। एक वो होती हैं जो ज्वालामुखी से बाहर निकल के उनका निर्माण हो गया, एक वो हो गया वो अंदर ही उनका निर्माण हो गया, ग्रेनाइट वगैरह, ठीक है। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? सेल चक्र का वो इमेज था, इमेज से आपने देखा कि भैया मैग्मा है, मैग्मा से आग्नेय है, आग्नेय से अवसादी, अवसादी से कायांतरित है ना, अवसादी आ गया, अवसादी से वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होगा और फिर वो अवसादी चट्टान बनेगा। किससे? मैग्मा आया, मैग्मा से आग्नेय चट्टान आया, आग्नेय छोटे छोटे अवशिष्ट पदार्थों में गया, फिर जमा हुआ, अवसादी बन गया, अवसादी से कायांतरित बन गया, कायांतरित से फिर वो मैग्मा के द्वारा, ठीक है। और दूसरा सेल चक्र हो गया। सेलों से आप क्या समझते हैं? कायांतरित सेल कौन कौन से होते हैं? द्रवित मैग्मा से बने हुए, तो द्रवित मैग्मा से बनेंगे तो आग्नेय बनेंगे,
ठीक है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी होगी? भूपर्पटी होगी, क्रोड होगी, मेंटल होगी, तो बेटा क्रोड होगी। ये 15% के लगभग है, 84% के लगभग है, ये 1% के लगभग है, ठीक है। और सोना है, पेट्रोलियम है, कोयला है, किसके उदाहरण है? तो कहीं ना कहीं देखा जाए किसके उदाहरण है? शेल या खनिज, है ना। तो खनिज है, तो खनिज के बारे में अभी ऊपर आपने पढ़ लिया है कि इनका एक निश्चित एक गुणधर्म होता है, ठीक है। और जो सेल होते हैं वो खनिज से ही बने होते हैं, और खनिजों का कहीं ना कहीं एक निश्चित गुणधर्म होता है। तो खनिज से अपन ऊपर अभी पढ़ा हुआ है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, जिसमें जीवाश्म होंगे तो वो कौन से होंगे? बोले अवसादी होंगे, कायंत्रित होंगे, आग्नेय होंगे, तो वो होंगे आपके अवसादी सेल। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हो। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है? जो 1% होती है, तो वो कौन सी होगी? भूपर्पटी होगी। फिर उसके बाद में मेंटल, फिर उस हाँ, इसमें भी अगर हम 1 2 3 का एक क्रम डालते हैं तो फर्स्ट नंबर पर यानी सबसे पतली होगी 1% भूपर्पटी होगी, सेकंड नंबर क्रोड होगी, और जो थर्ड नंबर होगा वो होगा मेंटल। और मेंटल कितना होगा? 84% के लगभग होगा। तो इस तरीके से हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं आप बढ़िया से उसको नोट करें। और आप, उम्मीद है आप लोगों ने PDF तो डाउनलोड कर ही ली होगी, या ऐप डाउनलोड कर लेना, तो आप अपने नोट्स बनाते जाना जो भी थ्योरी पढ़ने को मिल रही है। अगर एक आध कोई, वैसे तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि एक लाइन भी ना छूटे आपकी, पूरे की पूरे पेजेस और पूरे टॉपिक आपके कवर हों, पूरे 99.9%। अब एक आध % में मान लो छूट गया वो बात अलग है, लेकिन 99.9% कवर कर रहे हैं। और बाकी का आप अपने स्तर पर भी उसको पढ़ें। एक बार इधर वीडियो में देख के समझ लिया, फिर खुद से पढ़ लिया, फिर नोट्स बना लिए, तो आपके अंदर बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। आप बहुत सारी चीज़ें अपने खुद से तैयार कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है बेटा आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो बिल्कुल इसको शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, और लाइक करके अपनी एक उपस्थिति दर्शा दिया करो कि हाँ भाई हम रेगुलर पढ़ रहे हैं। तो जितने लाइक मिलेंगे मैं समझ जाऊँगा कि इतने स्टूडेंट तो कम से कम ये वीडियो देख ही रहे हैं, और मेरे को रेगुलर ये वीडियो इनको प्रोवाइड कराना है। कभी कभी गैप हो सकता है, बाकी का मैं कोशिश यही करूँगा कि प्रतिदिन आपको वीडियो मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक का आपका कंप्लीट करा दिया, क्लास 7th का फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट हुई है। कल हम थर्ड यूनिट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।